Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we are going to start chapter number 4 of first year, that is about work and energy. First of all, let's define what is work done. In our daily life, every mental activity or physical activity is called a work. रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम हर जिस्मानी सरगर्मी हो या ज़हनी सरगर्मी हो, मसलन आपको कॉलेज से, एकेडमी से आपको कोई होमवर्क मिला हो तो आप कहते हैं हमें कॉलेज से या एकेडमी से ये काम मिला हुआ है, या हम कॉलेज का काम कर रहे हैं या एकेडमी का हम काम या वर्क कर रहे हैं। इसी तरह मज़दूर जो हैं वो बिल्डिंग्स बनाते हैं या सड़कें बनाते हैं तो हम कहते हैं वो काम कर रहे हैं। वो जो काम है वो हमारी या ज़हनी सरगर्मी होती है या जिस्मानी सरगर्मी होती है, लेकिन फ़िज़िक्स में ये वर्क नहीं कहलाता। फ़िज़िक्स में जो वर्क होता है ये दो चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। द वर्क डन इन फिज़िक्स इन्वॉल्व टू फैक्टर्स, नंबर वन फोर्स and number two is displacement. When force is applied on a body and body covers some displacement in the direction of force, then we say work is done. जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे और फोर्स लगने से उस बॉडी में फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो हम कहते हैं वर्क हुआ है। इस पर्पज़ के लिए लेट अस कंसीडर वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास m, या आप फिगर में देख सकते हैं एक ब्लॉक लिया हमने जिसकी मास m है, जो पोजीशन A पे पड़ा हुआ है और उस पर कांस्टेंट फोर्स F जो है वो किसी थीटा एंगल पे लग रही है। इन जनरल हम लेते हैं कि फोर्स जब कोई एंगल थीटा बना रही होती है देन व्हाट हैपन्स, थीटा एंगल पे, ये कोई भी एंगल हो सकता है, फोर्स F जो है वो इस ब्लॉक जिसकी मास m है उसके ऊपर एक्ट कर रही है। जब हम इसको राइट साइड पे पुल करते हैं, खींचते हैं, तो जो ब्लॉक है वो ज़मीन के साथ साथ चलना शुरू कर देता है, ज़मीन के साथ साथ खिसकना शुरू हो जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह फोर्स लगी है और बॉडी A से कुछ अरसे बाद B पे पहुंच गया है। इसका मतलब A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचते हुए उस बॉडी की, इस ब्लॉक की पोजीशन में चेंज आई है। और हम जानते हैं जब किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज आए फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वी से वर्क इज़ डन, वी से डिस्प्लेसमेंट इज़ कवर्ड, वी से डिस्प्लेसमेंट इज़ कवर्ड। सो A टू B बॉडी गया है तो डिस्प्लेसमेंट फिर D कवर हुआ है। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो A टू B जो है डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है कब? जब फोर्स F लगी है। इसका मतलब वर्क हुआ है, इसका मतलब वर्क हुआ है क्योंकि फोर्स F लगी है और डिस्प्लेसमेंट A टू B कवर हुआ है। सो फोर्स के लगने के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है तो वर्क हुआ है। अब ये जो बॉडी है, ब्लॉक है, ये A टू B ही क्यों गया है? इसके लिए हम फोर्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं, उस वेक्टर के हेड से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने डॉटेड लाइन जो है वो नॉर्मल ड्रॉ की हुई है। अब थीटा के सामने जो डॉटेड लाइन है ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है या साइन थीटा कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। और जो दूसरा जो ज़मीन के साथ है A से B की तरफ वो है एफ कॉस थीटा। दो ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं प्लेन में, एक साइन वाला एक कॉस वाला। क्योंकि एफ़ के हैं तो एक एफ़ साइन थीटा और एक एफ़ कॉस थीटा। थीटा के सामने वाला एफ़ साइन थीटा और दूसरा एफ़ कॉस थीटा। जो एफ़ कॉस थीटा है वो फोर्स की, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी तक जो बॉडी को
फोर्स लेके गई है वो उसका कंपोनेंट ले गया है एफ कॉस थीटा। सो वी टेक द डॉट प्रोडक्ट। क्यों डॉट प्रोडक्ट? बिकॉज हमारे पास फोर्स जो है वो एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, जो वर्क है वो स्केलर है। तो दो वेक्टर से एक स्केलर हमें कब मिलता है? जब उनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या उनको आपस में डॉट ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं और ये प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ये हमें क्या दे रहे हैं? ये हमें वर्क दे रहे हैं जो स्केलर होता है। तो दो वेक्टर से एक स्केलर कब मिलता है? व्हेन द वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड थ्रू डॉट ऑपरेशन। और डॉट ऑपरेशन क्या होता है कि जो वेक्टर्स हैं उनमें से कोई एक फर्स्ट वेक्टर ले लें उसकी मैग्नीट्यूड, और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट लें जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो आपने क्या किया, आपने डी को फर्स्ट वेक्टर लिया और एफ को आपने सेकंड वेक्टर रखा। तो डी फर्स्ट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड ली गई है, आप देख सकते हैं डी मैग्नीट्यूड है इनटू जो फोर्स का कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा। फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था, जो डी की डायरेक्शन में था, आपने वो कंपोनेंट लेना एफ का, तो वो है एफ कॉस थीटा। तो डी इंटू एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू वर्क डन, ये हमारे पास आ गया। डब्ल्यू इज इक्वल टू डी इंटू एफ कॉस थीटा, या आप इसको लिख सकते हो एफ डी कॉस थीटा। सो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। डी डिस्प्लेसमेंट है और एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट लेते हो। ये सिंपल प्रोडक्ट है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप लिखते हो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement is called work done. Mathematically W is equal to D into F cos theta या F D cos theta, और F D cos theta को आप देख सकते हो F वेक्टर डॉट D वेक्टर। जिस तरह आप A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos theta होता है, उसी तरह F डॉट D जो है वो F D cos theta होता है। तो F D cos theta को आप W is equal to F डॉट D जो है वो लिख सकते हैं। ये आपने W इज इक्वल टू एफ डॉट डी लिखा। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये आ गया डॉट प्रोडक्ट। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी इज कॉल्ड वर्क डन। ये एक और डेफिनेशन हमारे पास बन गई है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी इज कॉल्ड वर्क डन। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। टाइप्स ऑफ वर्क, हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ वर्क हैं। नंबर 1 पॉजिटिव वर्क, नंबर 2 ज़ीरो वर्क एंड नंबर 3 इज़ नेगेटिव वर्क। अब देखते हैं वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, ज़ीरो कब होता है और नेगेटिव कब होता है। पॉजिटिव वर्क डन, इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ एंड डी इज़ थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है, देन कॉस थीटा जो है विल बी पॉजिटिव। क्योंकि हम जानते हैं W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है ना, वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। तो उसमें जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब थीटा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा हो, तो उस वक्त जो कॉस थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा और वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। और वर्क डन मैक्सिमम पॉजिटिव कब होगा? जब एग्जैक्टली 0 डिग्री होगा। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 1 के इक्वल तो हो गया, तो W इज इक्वल टू एफ डी बन जाएगा। वर्क का फार्मूला है ना W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो उसमें थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1 हो गया, तो W इज इक्वल टू एफ डी, इसे कहते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। तो इसकी एग्जाम्पल जो फेमस एग्जाम्पल हम देते हैं, वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही होती है, ऊपर से गिराई जाए, जिस तरह को ईंट गिराई जाए किसी हाइट से, या बॉल गिराई जाए नीचे की तरफ, तो वो पॉजिटिव वर्क करेगी क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है और डिस्प्लेसमेंट यानी नीचे की तरफ कवर हो रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है। दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हैं, तो एंगल 0 बनेगा और जब एंगल 0 बनता है तो वर्क पॉजिटिव होता है। W इज इक्वल टू एफ डी मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। लेकिन थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो
तब तक वर्क पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम सिर्फ कब होगा, जब एंगल एग्जैक्टली 0 डिग्री होगा। उसके बाद द नेगेटिव वर्क डन, इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 के इक्वल या 180 से छोटा होना चाहिए। मीन 90 से ज़्यादा और 180 के इक्वल या 180 से कम एंगल के लिए जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। और मैक्सिमम नेगेटिव वर्क कब होगा, जब एंगल एग्जैक्टली 180 होगा। जब एंगल एग्जैक्टली 180 होगा, थीटा 180 होगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180, और कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल माइनस एफ डी आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है ये नेगेटिव वर्क की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जीरो वर्क डन कब होता है, इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90 डिग्री। अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल हो जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, देन कॉस थीटा विल बी ज़ीरो, क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो होता है और उस वक्त वर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है अ पर्सन कैरियंग अ पेल ऑफ वाटर डज नो वर्क। एक आदमी है जो पानी की बाल्टी उठाए जा रहा है। अ पर्सन कैरियंग अ पेल ऑफ वाटर डज नो वर्क, क्योंकि वो जहाँ फॉरवर्ड रहा है और फोर्स अपवर्ड लगा रहा है बाल्टी के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल जो है वो 90 बना। सो जब एंगल 90 बनता तो नो वर्क इज डन। डब्ल्यू इज एफ डी कॉस 90, कॉस 90 ज़ीरो, एवरीथिंग बिकम ज़ीरो, डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्क डन बाय अ ग्राफिकल मेथड। अब जब कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, देन ग्राफ बिटवीन एफ एंड डी कैन बी प्लॉटेड। फिर हम ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इन दिस केस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड फोर्स इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। फोर्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर द ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। याद रखना है, जब फोर्स कांस्टेंट होगी मतलब बदल नहीं रही है, जब नहीं बदल रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं बदल रही है, तो ग्राफ की कैसी शेप आएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, याद रखना ये बात। डिस्प्लेसमेंट को आपने हॉरिजॉन्टल लिया है, एक्स एक्सिस की तरफ लिया है, और फोर्स को आपने अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया है। अब आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ओ से लेके आर तक डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन फोर्स की वैल्यू पी से लेके क्यू तक एक ही रह रही है। तो फोर्स की वैल्यू सेम है। तो अगर आप इनको मिलाओगे ओ को, ओ क्यू से लेके आर तक, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क होता है एफ डी, क्योंकि कॉस ज़ीरो बन जाएगा ना। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, कॉस ज़ीरो 1 के इक्वल होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी हमारे पास आ जाएगा क्योंकि थीटा ज़ीरो है। अब फिगर से अगर देखें, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, तो फिगर को आप अगर क्यू को आर से मिलाएं तो ये हमारे पास एक बन जाती है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का मुस्ततील का अगर एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ओ पी इंटू ओ आर, ओ पी को ओ आर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो एफ इंटू डी, और एफ डी ये हमारे पास आ गया। और ये देखें वर्क डन ही है, सो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन होता है। ये ऑब्जेक्टिव भी है, याद रखना है कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, मीन कोई एंगल बन रहा है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई एंगल थीटा बन रहा होता है, उस वक्त ग्राफ जो होता है वो एफ कॉस थीटा में और डी में ड्रॉ किया जाता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जब कोई एंगल थीटा बन रहा हो, उस वक्त ग्राफ हम प्लॉट करते हैं बिटवीन एफ कॉस थीटा एंड डी। ये बात याद रखनी है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। वर्क का ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। डेफिनेशन ऑफ जूल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 1 जूल if 1 Newton force acts on a body of mass 1 kg
and displaces it through a distance of 1 meter in the direction of force। भी जब किसी एक बॉडी के ऊपर जिसकी मास 1 kg है उसके ऊपर फोर्स 1 न्यूटन की करे और वो बॉडी 1 मीटर फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, हम कहते हैं जो वर्क डन है वो 1 जूल है। वर्क डन विल बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड डिस्प्लेसेस इट, उसको हटाती है, डिस्प्लेस करती है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ वर्क डन, एज वी नो दैट W इज इक्वल टू FD होता है। W की डायमेंशन इज इक्वल टू F की डायमेंशन इंटू D की डायमेंशंस। F इज इक्वल टू MA होता है, MA इंटू D, और M की अलग से डायमेंशन, A की अलग से और D की अलग से। M की जो मैस होता है इसकी कैपिटल M सिंबल होता है ना, हम एवरी बेस क्वांटिटी को हम उसके एक स्पेसिफिक सिंबल में शो करते हैं, तो मैस का जो सिंबल होता है कैपिटल M होता है, ठीक है। एक्सेलेरेशन के लिए LT इनवर्स स्क्वायर होता है, LT इनवर्स स्क्वायर, और D के लिए L होता है सिंपल, तो हम लिखेंगे ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। ये डायमेंशंस ऑफ वर्क डन होगी। याद रखिएगा डायमेंशन ऑफ वर्क डन और डायमेंशन ऑफ टॉर्क सेम होती हैं, लेकिन दोनों के SI यूनिट डिफरेंट होते हैं। वर्क का जूल होता है और टॉर्क का न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर को जूल नहीं कहना, न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क का SI यूनिट है, और जो जूल है वो वर्क SI यूनिट है। both work and torque have same dimensions but different SI units। CGS unit of work done is erg। CGS ये पहले सिस्टम यूज़ होता था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, इनके SI से पहले सिस्टम जो यूज़ होते थे उनमें से एक CGS था, तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। CGS यूनिट ऑफ वर्क डन इज़ erg, और 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 erg के इक्वल होता है, या 1 अर्ग जो होता है वो 10⁻⁷ जूल के इक्वल होता है। 1 जूल बिगर यूनिट है और जो अर्ग है वो स्मॉलर यूनिट है। दैट्स ऑल फ्रॉम हेयर। अल्लाह हाफिज़।